दलाई जी के कारण क्या है कि कल्चरल डिफरेंस भी है। आप देखेंगे यहाँ पे कि हर कल्चर के हर रिलीजन के लोग यहाँ पे आराम से रहते हैं। तो उस चीज़ से टूरिज्म आप कैसे देखते हैं, मतलब आप मैनेज कैसे करते हैं कि अलग अलग लोग हैं, या फिर कई बार होता है कि दंगा हो गया, कुछ हो गया, या फिर कई बार अच्छी बात भी होती है, लोग आ रहे हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? इनफैक्ट हमारे लिए टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ रहते हैं और उसको देखा देखी मैं उनके कल्चर को स्टडी करने के लिए बाहर से बहुत सारे फॉरेनर्स पैराग्लाइडिंग के किस्से हो गया, स्पोर्ट्स टूरिज्म के किस्से हो गए, कुछ दिनों बाद देखते हैं साल में एक आधा हादसा होता रहता है। तो क्या इनकी इतनी लाइसेंसिंग चेक होनी चाहिए? के दौरान 3 साल सिर्फ ये हादसे में 3 बार बदले, अदरवाइज इस दौरान कोई इस तरह का हादसा नहीं हुआ जो बहुत खतरनाक नहीं, और वो भी इसलिए हुआ जो इम्यूनाज वाला है कि ऐसा नहीं था कि पायलट एक्सपीरियंस नहीं था, लाइसेंस नहीं। एक और चीज़ आती है कि कांगड़ा में नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, तो वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे काम कर रही हैं? दलाई जी के कारण क्या है कि कल्चरल डिफरेंस भी है। आप देखेंगे यहाँ पे कि हर कल्चर के हर रिलीजन के लोग यहाँ पे आराम से रहते हैं। तो उस चीज़ से टूरिज्म आप कैसे देखते हैं, मतलब आप मैनेज कैसे करते हैं कि अलग अलग लोग हैं, या फिर कई बार होता है कि दंगा हो गया, कुछ हो गया, या फिर कई बार अच्छी बात भी होती है, लोग आ रहे हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारा सोशल फैब्रिक है यहाँ का, वो इस तरह का है कि ठीक है, कमर्शियल इंटरेस्ट तो सभी के होते हैं, यस, थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहते हैं, और टूरिस्ट रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो टिबेटन्स भी इन्वॉल्व है, हमारा लोकल जो है वो इंडियंस भी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और छोटा मोटा मतभेद कई बार हो भी जाता है, लेकिन इस तरह की हमारे पास बहुत ही कम कंप्लेंट्स आई कि भाई इसने जो है वो इस तरह का कुछ गलत हमारे साथ कर दिया। जो जितनी भी चीजें हैं वो लोकली सुलझा दी जाती है, अब तक तो कोई इस तरह का एडवर्स नहीं आया। इनफैक्ट हमारे लिए टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी चीज है कि डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ रहते हैं, और उसको देखा देखी मैं उनके कल्चर को स्टडी करने के लिए बाहर से बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं। और आप देखोगे ना सिर्फ इसराइल से तो जितने भी लोग यहाँ पे आते थे, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज होने शुरू हुआ, अब यूरोप से भी लोग आ रहे हैं, इवन ईस्ट एशिया से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं टिबेटन्स जो बुद्धिस्ट फॉलोइंग है, टिबेटन्स के अलावा और भी लोग जो है वो बुद्धिज्म के जो फॉलोअर्स है वो इन एरियाज को टच कर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से। इवन हम, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे लोकल लोग मतलब उनकी लैंग्वेजेस तक सीख गए हैं जी, और कम्युनिकेशन इजी हो गया है। जी सर, अब तो एप्स ऐसी आ गई हैं कि वहां पे कम्युनिकेशन और फैसिलिटेट हो जाता है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे हमने देखा है एनकरेजिंग ट्रेंड्स है कि पोस्ट कोविड जो है वो फॉरेनर्स नॉट ओनली ड्यू टू दिस स्पोर्ट्स टूरिज्म, जिसमें टेस्ट मैचेस और वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा हाथ रहा है, इवन आईपीएल में भी अभी हम देखेंगे बहुत सारे फॉरेनर्स आएंगे, और उसके साथ जो है वो इस हॉलीनेस से ऑडियंस के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। सो जो कल्चरल डिफरेंसेस है कहीं ना कहीं प्लस कर रहे होते हैं टूरिज्म को। एक और चीज टर्म आती है सर, इको टूरिज्म, हमने सुना है, तो वो क्या है और क्या होता है वो चीज? इको टूरिज्म एक बहुत ही यूनिक काइंड का टूरिज्म है जो नेचर के साथ रहते हुए किया जाता है। इट्स मोर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से भी ये बहुत ही आवश्यक है कि हम जो है वो रिसोर्सेज को कंजर्व करते हुए टूरिज्म को करें। सो मुझे लगता है हर सस्टेनेबल टूरिज्म जो है वो इकोलॉजिकली जो सस्टेनेबल टूरिज्म है एक्चुअली। तो इको टूरिज्म अभी तो देखिए जो पॉलिसी है, इको टूरिज्म पॉलिसी है, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैंडेट दिया गया है, जबकि मैं मानता हूं कि फॉरेस्ट्री जो है उसके साथ टूरिज्म एक्टिविटीज को कराना एक बहुत बड़ी चैलेंज भी है, और कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एक साइनर्जी है उसको अभी रिसेंटली तो बिल्ड किया जा रहा है, लेकिन जिस लेवल पे, जिस पैमाने पर ये एक्टिविटीज होनी चाहिए अभी वो उस पैमाने पर नहीं जा सकी है। इको टूरिज्म जो सोसाइटीज हमारी बनी हुई है, खासकर सीसीएफ के हर एक डिस्ट्रिक्ट में सीसीएफ की अध्यक्षता में जो है वो सोसाइटीज बनी हुई है, तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की सोसाइटीज है उसमें डीटीडीओस भी जो है वो मेंबर्स रहते हैं। और अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट का जो पुश है वो इको टूरिज्म को बढ़ाने का भी है, बहुत सारी साइट्स भी जो है आइडेंटिफाई की गई हैं, उनकी अलॉटमेंट प्रोसेस भी जो है वो वन विभाग की तरफ से चल रही है। मुझे लगता है इसमें और ज्यादा जो है वो काम करने की जरूरत है, खासकर जितनी भी ट्रेल्स हैं उनको मेंटेन करना, उन पे जितने भी लोग जा रहे हैं उनका पूरा ब्यौरा रखना, जितनी भी वो कैरी कर रहे हैं सामान वो क्या
सिंगल यूज प्लास्टिक तो नहीं है, अगर जा रहा है तो वापस आ भी रहा है, या हिल्स पे कचरा तो नहीं फेंका जा रहा है। बहुत सारे ऐसे भी किस्से मिले हैं कि वाटर बॉडी है, उसमें जाकर के सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो वहां, जैसे कि कोई गया उसने वो यूज किया, वहीं फेंक करके आया, ठीक है। और उसको क्लीन करने के लिए इंटरेस्टिंगली मतलब हम लोग थोड़ा सा लगता है कम सेंसिटिव है जी, फॉरेनर्स जाकर के उसको क्लीन कर रहे हैं। यस। सो इस तरह की भी रिपोर्ट्स हमारे पास आई, तो हमें लगता है हमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, बिकॉज एनवायरनमेंट हमारा है, ठीक है, रिसोर्सेज हमारे हैं। ऊपर अगर कुछ भी होता है तो वो पानी, जो पानी नीचे हम लोग पी रहे हैं, वो उन्हीं सोर्सेज से आता है जो ऊपर से पानी जी, है वो जी, जिस तरह का है। अगर वो पोल्यूट हो जाएंगे तो वही इनटेक हम कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को इंश्योर करना लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का भी काम है, और फॉरेस्ट को जो है वो काफी हद तक उस पर काम करना पड़ेगा। इनफैक्ट हम भी चाह रहे हैं कि जो है वो लोकल्स को और ज्यादा ट्रेनिंग्स दी जाए, उनको इको टूरिज्म सोसाइटीज के साथ ज्यादा जोड़ा जाए, ताकि वो अपनी एक्टिविटीज को सस्टेनेबल तरीके से, इकोलॉजिकल तरीके से जो है वो माउंटेन्स में करें, और बाहर से आने वाले लोगों को भी सेंसिटाइज करें, ताकि फ्लोरा फौना और वहां की इकोलॉजी को कंजर्व किया। सर एक चीज आती है, जैसे बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, कुछ करते हैं, उसका सर्टिफिकेट बनाते हैं, उसके बाद मान लीजिए पैराग्लाइडिंग के किस्से हो गए, स्पोर्ट्स टूरिज्म के किस्से हो गए, कुछ दिनों बाद देखते हैं साल में एक आधा हादसा होता रहता है, तो क्या इनकी अपनी लाइसेंसिंग चेक होनी चाहिए कि क्या आपके लाइसेंसिंग है? क्योंकि उड़ा देते हैं, पैसेंजर की डेथ हो गई, कई बार कुछ होता है या कुछ हादसे हो जाते हैं, तो वो कितना जरूरी है वो चीज? हमारे यहाँ पे 4 पैराग्लाइडिंग साइट्स है जी, मैं सिर्फ एक्सक्लूसिवली एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करूंगा। पैराग्लाइडिंग उसकी सेफ्टी कितना, उसमें सेफ्टी नॉर्म्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, ड्यू टू नेग्लिजेंस जी, जो है वो इस तरह के हादसे हुए हैं पहले, लेकिन अभी आप देखोगे बहुत ही रेयर है ये हादसे। एंड अभी एक मेरे टेन्योर के दौरान ऑलमोस्ट 3 साल प्लस हो गए, सिर्फ एक हादसा जो इंद्रूनाग में हुआ, अदरवाइज इस दौरान कोई इस तरह का हादसा नहीं हुआ जो बहुत ही अलार्मिंग हो। और वो भी इसलिए हुआ जो इंद्रूनाग वाला है, कि ऐसा नहीं था कि पायलट एक्सपीरियंस्ड नहीं था, लाइसेंस्ड नहीं था, वो इसलिए हुआ कि जिस साइकोलॉजी के साथ क्लाइंट जो है वो पैराग्लाइडिंग करने लगा, तो वो जो 19 इयर्स ओल्ड एक लड़की थी, वो कहीं डर गई और वो उस डर के कारण बैठ गई, एंड दैट वाज एक्सीडेंटल। मतलब nobody could have ever avoided such type of situation, जहां पे क्लाइंट ही एकदम से जो है वो लिफ्ट नहीं हुआ जब उसने लिफ्ट होना था, ठीक है, वो बैठ गई। सो इस तरह की कंडीशन आ सकती है। इट इज अ हाईली जिसको रिस्की एक्टिविटी मैं कहूंगा, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करनी पड़ती है। एंड मुझे लगता है इन सारी सिचुएशन को देखते हुए उस केस में एफआईआर भी लॉन्च नहीं हुई थी, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं फैमिली ने एडमिट किया कि गलती जो है वो यस पर्सन की नहीं है, जो पायलट है उसकी गलती नहीं है, वो इंडिविजुअल एक हादसा था, गलती थी जिसकी वजह से हादसा हुआ। अदरवाइज कभी भी ये हादसा नहीं होता। हाँ, कुछ जो ऑपरेटर्स हैं वो इररिस्पॉन्सिबल तरीके से, अभी भीड़ में जिस तरीके से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं हमारे पास, तो हमारे जो मार्शल्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह की अगर एक्टिविटी कोई करता है इलीगल एक्टिविटी, या फिर कई बार से ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपने मना किया है कि इस टाइम पे मौसम खराब है, निकल जाते हैं लोग, है ना जी, उस पे जो है वो अभी हमारे पास एक रिपोर्ट आई है और इस पे बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन होने वाला है। ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, नो कॉम्प्रोमाइज विद द सेफ्टी। वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दे रखी हैं, और साथ में हमारे मार्शल्स जो है वो भी डिप्लॉयड रहते हैं। हाँ, ओड आवर्स में जहां पे ये होता है कि नाउ विंडो इज क्लोज्ड, सनसेट के बाद नो एक्टिविटीज अलाउड, अगर कोई करता है तो नाउ लाइसेंस में भी कैंसिल, तो इतना तक जो है हम जा सकते हैं। ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक और चीज आती है सर कि पब्लिक और पार्टनरशिप एक चीज है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जी, तो उसमें अगर टूरिज्म के साथ कोई जुड़ना चाहे या कोई प्रोजेक्ट हो तो वैसा किया जा सकता है ऐसा कुछ? जी जरूर। ऐसे किस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं या कैसे? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो इस तरह का बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। खासकर हमारे यहाँ पे तो एक स्विस चैलेंज के तौर पे भी अभी हमारी पॉलिसी है और बहुत कम स्टेट्स में है। स्विस चैलेंज पॉलिसी मैं बताना चाहूंगा, ऐसी पॉलिसी है अगर आपने कोई प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया जी, और स्टेट को लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि ये यूनिक प्रोजेक्ट है
और सिर्फ आप इन्वेस्टर के तौर पे आप कर सकते हो, तो वो टेंडरिंग में अलग से नहीं जाएगा। वो स्विस चैलेंज के तौर पे पूरी इवैल्यूएशंस के बाद कि आप स्टेट एक्सचेकर में कितना कंट्रीब्यूट करोगे, आप एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूट करोगे, आप जो है वो ओवरऑल पूरे किसी सिस्टम को कितना बूस्ट करोगे, बीट एनीथिंग, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, चाहे टूरिज्म रिलेटेड प्रोजेक्ट है, चाहे रोप वे है, कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो आप इस चैलेंज में लेकर के आएंगे। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये बहुत अच्छा मॉडल है, आने वाले टाइम में जो है वो इकोनॉमी को प्रमोट करने वाला है, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने वाला है, उसको जरूर किया जाए। एक और चीज आती है कि कांगड़ा में नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ रही हैं, तो वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे काम कर रही हैं? कई बार होता है कि यार पता ही नहीं होता, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे मान लीजिए हयात है यहाँ पे, रेडिसन है यहाँ पे, तो कुछ लोग होते हैं कि यार पता ही नहीं है कि है यहाँ पे कि नहीं है, क्योंकि उनको ये चीज है कि जॉब कैसे किया जा सकता है। या फिर मान लीजिए आपका पोंग डैम बल तरफ है, तो वहां पे भी कुछ लोग चाह रहे होंगे कि यार कुछ हो और एम्प्लॉयमेंट मिले, तो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है, काम कर रही है? देखिए, अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तो नहीं जुड़ी है जी। अभी जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो लोकली, जो हमारी जैसे पोंग डैम में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी है, जी। जो अगेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वाइल्ड लाइफ की है, उसके थ्रू एक्टिविटीज हो रही है। जी। उसमें जो है वो लोकल यूथ को जोड़ा जा रहा है, एक्टिविटीज को और बढ़ाने का हमारा प्लान है। उसमें जो हमारी डिस्ट्रिक्ट वाटर स्पोर्ट्स एंड अलाइड एक्टिविटीज सोसाइटी है, उसके साथ एक एमओयू हम जो है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के साथ करने वाले हैं, तो उस पर अभी प्रोसेस चल रहा है। उससे क्या है कि लोकल यूथ को जो है वो ट्रेन करके जोड़ा जा रहा है, उससे क्या कंजर्वेशन को बढ़ावा मिलेगा। लोकल जो जितने भी आप देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे ये डेस्टिनेशन एक हॉटस्पॉट हो सकता है, क्योंकि वहां पे बर्डिंग एक्टिविटी जो है वो इंटरनेशनल लेवल की है। साइबेरियन बर्ड्स आते हैं ऑलमोस्ट 4 मंथ्स की, वहां पे जो है वो 419 वेराइटीज जो है, स्पीशीज जो है वहां पे रिकॉर्डेड है। और वहां पे जितनी काउंट आता है, बर्ड काउंट, वो पिछले सालों के बिस्तर बढ़ता जा रहा है। सो उसको देखने के लिए इंटरनेशनल लेवल के टूरिस्ट वहां आ सकते हैं। कमी कहाँ रह जाती है? इंफ्रास्ट्रक्चर। होम स्टेज उस लेवल के नहीं है जी। ट्रेन्ड मैन पावर नहीं है, लोगों को ये नहीं पता ये बर्ड कौन सा है जी। तो यूथ को जो है जोड़ने की जरूरत है, ज्यादा ट्रेनिंग्स की जरूरत है। और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी के पैरेलल जो है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट वाटर स्पोर्ट्स सोसाइटी जो है वो काम कर सकती है। इवन टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो एसोसिएट होकर के काम करने में इच्छुक है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो एक मॉडल के तौर पे वहां पे बनाई जा सकती हैं। और बहुत सारे स्टेक होल्डर जो फॉरेनर्स भी हैं, वो भी उन एक्टिविटीज के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि बहुत सारी चेन्स ऑफ होटल्स हैं, जैसे हयात आपने नाम लिया, आपने जो है वो रेडिसन का नाम लिया, उसके अलावा भी आईटीसी है जी। उसके अलावा भी आईटीसी का आगे वेलकम ग्रुप है, अलग अलग, इवन ताज होटल्स का भी यहाँ पे इंटरेस्टेड, वो भी इंटरेस्टेड है बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए। हमारा क्लब महिंद्रा तो ऑलरेडी है यहाँ पे। इस तरह की बहुत सारी चेन्स जो है वो यहाँ पे आकर के एस्टेब्लिश कर रही हैं अपने आप को, तो उनका भी जो है वो इक्वली जो क्वालिटी टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उनका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, क्योंकि क्वालिटी सर्विस देते हैं वो। और आप देखोगे कि यहाँ पे जो है वो टैरिफ का कैप जो है, अगर मैं कंपैरिजन करूं मनाली और शिमला का, तो यहाँ पे टैरिफ कैप हमेशा ही ऊंचा रहता है। इट मींस यहाँ पे जो है वो अच्छी सर्विस की डिमांड है, अच्छे होटल्स की डिमांड है, और यहाँ पे कस्टमर पे भी कर रहा है, चाहे वो 2 दिन के लिए रुक रहा है लेकिन हायर स्लैब को देखते हुए पे कर रहा है। इट मींस यहाँ पे क्वालिटी टूरिज्म का बहुत स्कोप है। तो बहुत सारी एनजीओ को साथ में जोड़ने की जरूरत है, बहुत सारी जो है वो स्टेक होल्डर्स को जोड़ने की जरूरत है, और सस्टेनेबली कैसे टूरिज्म को आगे बढ़ाया जा सके इस पर एजुकेट करने की जरूरत है।